नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIE 142 के चैप्टर नंबर 5 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है सभ्यता और ज्ञानोदय, एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। इससे पहले 4 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चरों को जरूर सुनिएगा, ताकि यह चैप्टर समझने में आपके लिए आसानी हो। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो चीज़ें आपको पता चलेंगी वो ये पता चलेंगी कि किस प्रकार से जापान में एक नई बौद्धिक क्रांति होगी, किस प्रकार से जापान में बाहर के विचार आएंगे, और जब बाहर के विचार जापान में आएंगे और वहाँ के लोग इन विचारों को जब फॉलो करेंगे तो जापान में जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो पुरानी परंपरा के लोग हैं, वो इसके खिलाफ क्या प्रतिक्रिया करेंगे। किसी भी देश के विकास में देखिए शिक्षित लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसे में जापान की बात करें तो जापान के संपूर्ण विकास में जहाँ उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति तो जिम्मेदार थी ही थी, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, लेकिन किसी भी क्षेत्र की सामाजिक स्थिति और भी ज़्यादा विकसित हो सकती है अगर वहाँ के लोग विभिन्न विभिन्न नए नए विचारों को लेकर सामने आते हों। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि वो कौन से नए विचार थे जिसने जापान में नए ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है जो कि यही बताती है आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि जापान में किस प्रकार से पश्चिमी विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ। तो देखो, ये माना जाता है कि शुरुआत में जापान ने ना किसी से कोई लेना देना नहीं रखा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जापान में तोकुगावा काल का शासन चल रहा था तो उस दौरान भी जो जापान था वो विदेशी संपर्क में था, यानी कि विदेशों से विचारों का आदान प्रदान वहाँ पर हो रहा था। लाइक दैट तोकुगावा काल के दौरान जो ज्ञान के स्रोत थे वो 2 स्रोत थे, एक था चीन और एक था हॉलैंड। यानी कि जापान में जो विचार थे वो या तो चीन से प्रेरित थे या फिर हॉलैंड से प्रेरित थे, लेकिन कब? तोकुगावा टाइम पीरियड के दौरान। लेकिन मेजी काल के दौरान बड़े पैमाने पर यूरोप के अन्य देशों में बच्चे पढ़ने जाएंगे और वहाँ से नए नए ज्ञान को जापान में लेकर आएंगे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर किताबों का ट्रांसलेशन होगा, और इसके ट्रांसलेशन के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से न केवल जापानी अपने देशों के बारे में जानेंगे बल्कि यूरोपीय देशों की सभ्यता और अपने देश की सभ्यता में अंतर को भी पहचान पाएंगे। उन्हें बड़े पैमाने पर विदेशी मामलों की जानकारियां प्राप्त होंगी। बड़े पैमाने पर किताबों को इंपोर्ट किया जाएगा, यानी कि किताबों का आयात किया जाएगा। और जो नीदरलैंड के डच थे इनके बारे में भी इन्हें जानकारियां बड़े पैमाने पर प्राप्त होंगी। इसके अलावा चीनी किताबों से ये बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और आप सभी को पता है एक टाइम ऐसा था कि जापान में उच्च वर्ग के लोग चाइनीज़ भाषा ही बोलते थे और यहाँ की परंपराओं में कन्फ्यूशियसवाद चलता था। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि तोकुगावा टाइम पीरियड के दौरान भी जो है सामाजिक विचारों का आदान प्रदान बाहरी क्षेत्रों से होता था, लेकिन उस समय जो संबंध थे वो 2 ही देशों से थे, एक चीन और एक हॉलैंड। वहाँ के विचारों का प्रभाव जापान पर पूरी तरीके से दिखाई उस समय देता था। अभिजात्य वर्ग के लोग चीनी भाषा बोलते भी थे। तो देखो भाई, जैसा कि मैंने बताया किसी भी समाज के विकास में वहाँ पर किस प्रकार के विचार हैं ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। अगर विचार परंपराओं में बंधे हुए हैं तो शायद वो देश इतनी तेज गति से विकास नहीं कर पाएगा, लेकिन विचार लॉजिकल होंगे, ज्ञान विज्ञान से आधारित होंगे, तो शायद जिस प्रकार से जापान आज पूरी दुनिया में एक टेक्निकल देश बन चुका है, ऐसे ही हर एक देश बन सकता है अगर वो ज्ञान विज्ञान और तर्क की बात करे तो ऐसे कुछ लोगों की चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, यहाँ के एक शिक्षक थे जिनका नाम था योशिदा शोइन। तो ये एक राजभक्त शिक्षक थे, देश के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मानित भावना रखते थे। इन्होंने मेजी काल के दौरान, यानी कि मेजी टाइम पीरियड के दौरान, इन्होंने बहुत सारे नेताओं पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा। ये एक कट्टर राष्ट्रवादी थे, कट्टर देशभक्त थे, और तोकुगावा टाइम पीरियड के दौरान इनके उग्रवादी विचारधाराओं की वजह से ही इन्हें प्राणदंड तक दे दिया गया। यानी कि जो ये एक तोकुगावा टाइम पीरियड के दौरान किस संबंध था भाई, अब तक हमने क्या पढ़ा है, तोकुगावा टाइम पीरियड के दौरान जापान से और हॉलैंड से विचारों का आदान प्रदान होता था। लेकिन उसी दौरान एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था, योशिदा शोइन। जो ये बंदा योशिदा शोइन था ये बहुत ही बड़ा राष्ट्रभक्त था, ये बहुत ही बड़ा देशभक्त था। इतना ही नहीं, इसके विचार इतने ज़्यादा क्रांतिकारी थे कि तोकुगावा टाइम पीरियड के दौरान इसको मृत्यु दंड तक दे दिया गया। लेकिन आगे चलकर जब इसके विचारों को मेजी काल के दौरान पढ़ा गया तो इसने बहुत सारे नेताओं को प्रभावित किया। तो ये ध्यान रखना, व्यक्ति तो मरता है लेकिन उसके विचार कभी भी नहीं मरते हैं। अगर हम बात करें योशिदा शोइन की,
पहले इसने ये प्रयास किया कि ये जापानी जहाज़ों पर जो है छिपकर निकल कर बैठकर छिपकर भाग जाए। यानी कि जो जहाज पेरी के जो जहाज उस समय आ रहे थे, हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि विदेशी जो शक्तियां थी वो जापान में एंट्री मार रही थी और जो पेरी के काले जहाज आए थे, तो ये सोच रहा था कि जो बाहर के जहाज आ रहे हैं जापान में, मैं इसमें छुपकर भाग जाऊं। लेकिन ये बेचारा पकड़ा गया योशिदा शोइन और इसको मृत्युदंड दे दिया गया। आगे चलकर एक और बहुत बड़ा बुद्धिजीवी था जिसका नाम था निजी माजो। निजी माजो पता है क्या करता है, ये छिपकर देश से बाहर निकलने में कामयाब होता है। यानी कि योशिदा शोइन जो होता है ये बेचारा भाग नहीं पाता देश छोड़कर और इसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, निजी माजो, तो ये पता है क्या है, ये छिपकर देश से बाहर निकल जाता है और आगे चलकर पता है ये अमेरिका में पढ़ाई करता है। कुछ लोगों ने हालांकि इसकी सहायता भी की थी। आगे चलकर इसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करी और ये जापान के सम्मानित लोगों में से एक बन गया। इन दोनों ने ही व्यक्ति के विचारों में बहुत भिन्नता थी, लेकिन वे दोनों ही पश्चिम की शक्ति को एक स्रोत मानते थे। यानी कि अगर मैं योशिदा शोइन की बात करूं और चाहे मैं निजी माजो की बात करूं, तो दोनों के विचारों में भिन्नता तो थी, लेकिन दोनों ही बंदे वेस्टर्न कंट्रीज को शक्ति का स्रोत मानते थे और वो ये कहते थे कि जापानियों को वहां से ज्ञान हासिल करना चाहिए और उस ज्ञान का उपयोग ना अपने जापान के विकास में करना चाहिए। जैपनीज की सबसे बढ़िया बात यही थी कि वो बाहर जाते थे, चीज़ों को सीखते थे और अपने देश में इंप्लीमेंट करते थे। आगे क्या हुआ, व्यक्तिगत संपर्क लगातार बढ़ते गए, विदेशी यात्राएं भी धीरे धीरे बढ़ती गई। बोकुफू जो शासन व्यवस्था थी उस दौरान एक सरकारी अभियान दल बाहर गया और वो अमेरिका तक गया। इसमें एक अधिकारी था जिसका नाम था ओंगोरू तादा मासा। इसने उन्हें फ्रेंच की मदद से यानी कि फ्रांसीसियों की मदद से योकोहामा और योकोसुकू पर पोत कारखाना बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि देखो, जब आप यात्रा करते हैं तो बहुत सारे विचारों को लेकर भी आते हैं। तो क्या हुआ था, बुकुफू जब शासन व्यवस्था चलती थी, बुकुफू शासन व्यवस्था क्या थी भाई, इसमें क्या था कि बड़े बड़े जो सामंत थे वो अपने अपने क्षेत्रों पर शासन करेंगे। ठीक है भाई, बुकुफू शासन व्यवस्था हमने दूसरे और तीसरे चैप्टर में पढ़ रखी है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना है तो सबसे पहले वो लेक्चर सुनो। तो इन्होंने बुकुफू शासन व्यवस्था के दौरान क्या हुआ था, 1860 में एक अभियान दल अमेरिका भेजा गया था। इसमें एक अधिकारी था जिसका नाम क्या था, ओगुरु तादामासा। इसने फ्रांसीसियों की मदद से पता है क्या करा, एक कारखाना बनवाया और वो कारखाना किसके लिए था कि समुद्री जहाज़ों का निर्माण किस प्रकार से हो। पोत का मतलब होता है समुद्री जहाज। प्रशांत महासागर को पार करने वाला जो पहला जहाज बना उसका नाम था कॉनलिन मारू और उस पर सवार था पता है कौन, फुकुजावा युकिची। फुकुजावा युकिची के बारे में पढ़ोगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है भाई। इसके जो विचार है ना वो बड़े मस्त हैं। अभी आगे चलकर जब फुकुजावा युकिची के विचार पढ़ोगे ना, आप कहोगे यार वास्तव में जो ये बंदा था ना ये बड़ा टॉप का बंदा था। तो फुकुजावा युकिची की बात करोगे तो ये पश्चिमीकरण का सबसे प्रसिद्ध पोषक हुआ। जापान में जो वेस्टर्न कल्चर था, जापान में जो वेस्टर्न थॉट्स है, वो फुकुजावा युकिची ही लेकर आया था। आगे इसके विचारों को खुलकर बताया गया चैप्टर में, तो ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। पश्चिम का विवरण देने वाली जो उसकी किताबें थी उसने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रखी थी। यानी कि इसने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में इसने बताया था और ये बहुत सिंपल जापानीज भाषा में लिखी हुई थी जिसे बहुत आसानी से लोग पढ़ सकते थे और जिस किताब की भाषा जितनी सरल होगी वो उतनी ज़्यादा बिकेगी। ऐसे में फुकुजावा युकिची के जो विचार हैं वो दबादब जापान में क्या होने लगे, फैलने लगे। 1866-69 की बात है, उसकी एक किताब छपी कि पश्चिम की स्थिति कैसी है और जापानीज भाषा में इसे बोलते हैं सैयोजिजो। इसमें पश्चिम की स्थिति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई। इसने यह भी बताया कि जापानीज जो जहाज़ हैं वो किस प्रकार से बदले जा सकते हैं अगर हम वेस्टर्न तरीकों को अपना ले तो। इसके अलावा एक और उसकी किताब थी जिसका ट्रांसलेशन किया गया और ये किताब थी सेल्फ हेल्प। यानी कि कोई बंदा जब तक अपनी मदद खुद नहीं कर सकता ना तब तक वो बंदा अपना विकास नहीं कर सकता और जापानियों को अपना विकास खुद करना होगा। तो तोकुगावा टाइम पीरियड की बात क्या थी भाई, तो तोकुगावा टाइम पीरियड पे हॉलैंड से और चाइनीज से संबंध अच्छे थे। संबंध का मतलब है विचारों का आदान प्रदान होता था और बड़े पैमाने पर बुद्धिजीवों का आना जाना लगा रहता था। चीनी भाषा का बोलबाला था। समय बीता, बहुत सारे शिक्षक आए। इसमें से एक नाम था योशिदा शोइन का, बहुत कट्टरपंथी बंदा था ये, जिसकी वजह से इसे मृत्युदंड दे दिया गया। हालांकि इसने भागने की कोशिश करी लेकिन ये भाग नहीं पाया। लेकिन एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम था निजी मौजो। ये छिपकर देश से बाहर तो निकल गया और आगे चलकर इसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी और बहुत सम्मानित व्यक्ति बन गया। आगे चलकर जो एक बहुत बड़ा बंदा आया उसका नाम था फुकुजावा युकिची, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि मेजी काल के दौरान किस प्रकार से बाहरी विचार जापान में आए। तो देखो,
जब मेजी पुनर्स्थापना हुई जिसकी चर्चा हमने लास्ट चैप्टर में की थी, तो ना यात्राएं आसान हो गई क्योंकि मेजी शासन ने ना ज्ञान विज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। मेजी कहता था, पता है क्या, मेजी शासन में राजा पता है क्या कहता था, ये कहता था एक मजबूत सेना चाहिए और एक मजबूत मुझे देश चाहिए, जितनी लागत लगेगी मैं लगा दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मेजी सरकार के सामने समस्याएं तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारे अभियान बाहर बाहर भेजे ताकि वहाँ के लोगों को, बाहर के लोगों का ज्ञान हो सके। इनके सदस्यों में बहुत सारे एम्बेसडर भी थे जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, यानी कि अनुभवी राजनयिक भी थे। इस अभियान दल का उद्देश्य ये था कि पश्चिम के सभी पहलुओं का अध्ययन करना था, यानी कि इसने कुछ लोगों को चुना और बाहर की यात्रा करने के लिए भेज दिया। और इसका उद्देश्य ये था कि भाई तुम्हें वहाँ जाकर ना ये देखना है कि सिस्टम कैसे चल रहा है, पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, समाज व्यवस्था कैसे चल रही है, इकोनॉमिक कैसे चल रही है, औद्योगिकरण कैसे चल रहा है, इन सब का बहुत गहराई से अध्ययन करना, मजदूरों के बारे में देखना और फिर आके हमें बताना, फिर हम देखेंगे कि हमें अपना विकास कैसे करना है। ऐसे में जापानीज को पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया गया और जापानियों ने पूरी दुनिया में ज्ञान की खोज करी। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ती गई, जैसे जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, वैसे वैसे वो राष्ट्रों को अलग अलग तरीके से देखने लगे। उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा अगर तुम्हें औद्योगिक विकास करना है तो इंग्लैंड से सीखो, अगर तुम्हें सैनिक संगठनों को आगे बढ़ाना है तो प्रशा को सीखो, क्योंकि प्रशा ने क्या करा था, फ्रांस को हरा दिया था। फिर इन्होंने देखा कि कुछ दिनों में इनका थॉट बदल गई। इन्होंने कहा फ्रांस से पुलिस व्यवस्था सीखो, फ्रांस से शिक्षा व्यवस्था सीखो, अमेरिका से कृषि का विकास सीखो। इस प्रकार से जापानीज ने जब पूरी दुनिया की यात्राएं करी तो अलग अलग देश से इन्होंने अलग अलग चीज़ें सीखनी शुरू कर दी। अपनी शिक्षा के लिए इन्होंने विदेशी कर्मचारियों को भी नियुक्त किया, यानी कि जापान में जापानीज बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करा, बाहर से शिक्षक बुलाए ताकि बाहरी लोगों से और ज्ञान मिले इन्हें। इसके जरिए जापान में पश्चिमी ज्ञान का भैया प्रचार प्रसार शुरू हो गया। जापानीज ने डचों से भी ज्ञान प्राप्त किया और आगे चलकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से भी बड़े पैमाने पर ज्ञान प्राप्त किया। 1875 तक देखोगे तो जापानी सरकार में 520 विदेशी कर्मचारी थे, जिससे ये पता चलता है कि जापान किस प्रकार से विदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना चाहता है। हालांकि आगे चलकर इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आई। 1897 तक की बात करोगे तो 760 ऐसे लोग थे जो विभिन्न व्यवसायों में नियुक्त किए गए थे, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, तकनीशियन यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े पैमाने पर विदेशी लोगों को नियुक्त किया गया था। जापानी सरकार सबसे बढ़िया विशेषज्ञता चाहती थी। पता है वो क्या करती थी, जापानी सरकार की सबसे बड़ी बात थी कि जो भी बंदा जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट होता था उसे खरीदने के लिए वो खुले हाथ से खर्च करती थी, चाहे अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों पर कटौती करनी पड़े, बट उसने एजुकेशन पे बड़े पैमाने पर खर्चा किया। विदेशियों के वेतन को बढ़ा चढ़ा कर दिया ताकि वो लोग कोई दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें उद्योग मंत्रालय के बजट की तो उसका 1/3 हिस्सा केवल और केवल विश्वविद्यालय के लिए जाता था। इतना बड़ा बजट जो है जापानीज ने कहाँ पर खर्च किया, एजुकेशन पर। तो जो देश शिक्षा पर खर्चा करेगा, जो देश लोगों के लॉजिकल चीज़ों के लिए खर्चा करेगा, तो वो देश पक्का आगे बढ़ेगा। और जापान इस चीज़ की मिसाल थी। सरकार जिस ज्ञान को आवश्यक समझती थी उसे प्राप्त करने के लिए वो हर हद तक पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहती थी। जैसा कि एक बंदा था यहाँ पर, इतो हिरोबुमी। इतो हिरोबुमी ने 1873 में एक बहुत बड़ा भाषण दिया था। उसने पता क्या कहा था, ये आवश्यक है कि इस अवसर का उपयोग हम अपने आप को पूरी तरह प्रशिक्षित और शिक्षित करने के लिए करें, फिर हम विदेशियों के बिना अपना काम चलाने में समर्थ होंगे। यानी कि जो काम आज हमें विदेशियों की मदद से करना पड़ रहा है, अगर हम विदेशी ज्ञान को अर्जित कर लें तो वो काम हम खुद कर सकते हैं, फिर ये देश हमारा होगा और हम इस देश के होंगे। इस प्रकार के राष्ट्रवादी भाषण दिए गए। पश्चिम से सीखने और उसकी नकल करने की आशंका बेतुके स्तर तक पहुंच चुकी थी। लोग बिल्कुल पागलों की तरह पश्चिमी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे और इसमें बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की भूमिका थी, जिनके विचार अब हम पढ़ने वाले हैं। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो, ताकि हम इस पूरी के पूरी सीरीज़ को इतने ही रोमांचक तरीके से कंप्लीट करवा सकें। तो आगे देखते हैं। अब तो देखो, बात है फरवरी 1 1874 की। 1 फरवरी 1874 को 33 बुद्धिजीवी यानी कि 33 एजुकेटेड लोग, 33 एजुकेटेड लोगों ने सभ्यता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था बनाई और उस संस्था का नाम था मेरोकुशा। उस संस्था का नाम क्या था, मेरोकुशा। कितने लोग थे, 33। कौन थे, सारे एजुकेटेड बंदे थे। इस संस्था में मेजी के कुलीन वर्ग के भी प्रमुख सदस्य थे और इस संस्था का जो अध्यक्ष था उसका नाम था मोरी आरी नोरी।
तो मोरी आरिनोरी जो था वो इस संस्था का अध्यक्ष था और संस्था का नाम क्या था, मेरोकुशा। अमेरिका में जापान का पहला राजदूत भी यही बना। उसने सरकार में शिक्षा मंत्री जैसे पदों पर भी काम किया। उसकी एजुकेशन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो जापान में हर तरीके से उन्नति करने के लिए अपने अपने तरीके देता रहता था। इस संस्था में सारे के सारे बंदे बड़े पैमाने पर एजुकेटेड थे और बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी थे। अगर हम निशिमुरा शिकेगी की बात करें तो ये कन्फ्यूशियसवादी विचारधाराओं में हालांकि तर्क रखता था, लेकिन निशिमुरा की बात करें तो ये कहता था कि अगर देश का विकास करना है तो हमें पश्चिम की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे एक व्यक्ति और था नाकामुरा केऊ। ये भी ना व्यक्ति की एथिकल अप्रोच पर बढ़ावा देता था। एथिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि हर किसी को दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक किताब लिखी थी ऑन लिबर्टी, इसमें उसने सेल्फ हेल्प की बात भी की थी। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था कारो हिरोपुकी। तो ये बंदा जो था कारा हिरोपुकी, और ऐसे एक और बंदा था तत्सुदा मासा मिची। तो देखो यहाँ पर नाम ऐसे होंगे जापान में, निची मिची ऐसे टाइप से है ना भाई, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर एडजस्ट करना है ना। तो एक नाम क्या है, कानो हिरोपुकी, और दूसरा नाम क्या है भाई, तत्सुदा मासा मिची। और एक बंदा और है निशी आमाने। ये बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, समाज को संगठित करेंगे। इनका मानना है कि पश्चिम के ज्ञान के माध्यम से लोगों के विवेक को बढ़ाओ, लोगों की बुद्धि को बढ़ाओ। कातो तो शाही संस्था के महत्व के पक्ष में था, इसके अलावा नौकरशाही संस्थाओं का विकास तक चाहता था। अब हम बात कर रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन और सबसे ज़बरदस्त बंदे की, जिसका नाम है फुकुजावा युकिची। फुकुजावा युकिची एक ऐसा बंदा था, इसने अपने आप को सरकार से बाहर रखा। बाकी सारे बंदे तो सरकारी मंत्रिमंडल के पद पर रहे, मजे लेते गए जीवन के, लेकिन फुकुजावा युकिची की बात करो ना, ये सरकार से बाहर रहा। पता है क्यों? ताकि ये स्वतंत्र तरीके से अपने विचार देता रहे। उसने जापान में क्यों विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करी। उसका पता क्या तर्क था, उसका क्या लॉजिक था, वो पता क्या था, जापान के लोगों को अभी भी अपने अंदर से स्वतंत्रता का बोध विकसित करना होगा। सरकार आज अगर तानाशाह है तो उसका कारण यह है कि हमें अपने अधिकार नहीं पता। वो कहता है क्योंकि लोग जब तक शक्तिहीन रहेंगे, जब तक लोग अज्ञानी रहेंगे, तब तक सरकार तानाशाह बनी रहेगी। वो सरकार की आलोचना तक करता था। वो सरकार की यह कहकर आलोचना करता था कि सरकार तो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कई बुद्धिमान लोग मिलकर एक मूर्ख व्यक्ति की तरह शासन करते हैं। कई बुद्धिमान लोग एक मूर्ख व्यक्ति की तरह काम करते हैं। तो फुकुजावा युकिची ने कितना बड़ी जबरदस्त की है। देखो, सरकार में सारे बुद्धिमान लोग होते हैं, लेकिन वो कैसे काम करते हैं, मूर्खों की तरह। तभी तो जनता हमेशा शोषित होती रहती है। तो वो कह रहा है कि इसका कारण ये है कि लोग ज्ञानी नहीं हैं, लोग अज्ञानी हैं, लोग शक्तिहीन हैं, लोगों के पास सोचने की क्षमता नहीं है, लोग मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। लेकिन जो दूसरा बंदा था मोरी ऑरिनोरी, तो मोरी ऑरिनोरी पता क्या कहता था, नहीं, सभी लोगों को सरकार के लिए काम करना चाहिए। यानी कि फुकुजावा युकिची के अगेंस्ट विचार दे रहा है। ये कह रहा है कि राष्ट्र की उन्नति में सहायक देना चाहिए, हर एक बंदों को व्यापारिक संस्थान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, और आगे चलकर हितोत्सुबाशी विश्वविद्यालय का स्थापना भी की गई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जापान में कुछ बुद्धिजीवी ये चाहते हैं कि राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा दिया जाए और राजा की भक्ति में विश्वास किया जाए, जबकि कुछ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और फुकुजावा युकिची जैसे लोग जो तो हैं वो जनता को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मोरी की बात करें तो इसने ये लिखा कि अतीत की कुप्रथाओं को त्यागना ही होगा अगर हमें आगे बढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अतीत को ज्ञान के तला खत्म कर दो। अतीत की परंपराओं को तो बनाए रखो, लेकिन जो कुप्रथाएं हैं, जो गलत चीजें हैं, उन्हें खत्म कर दो। अब जब जापान में शासन आया बुनेमा काइका का, तो बुनेमा काइका के दौर में बहुत सारे उदारवादी विचार आए, बहुत सारे लिबरल थॉट्स आई। जैसे कि एमोरी नकाई चैमिन जैसे बड़े बड़े जो बंदे थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लोगों के अधिकारों की बात करी, इन्होंने जापान के कल्चर की बात करी, जापान के मूल्यों की बात करी, इन्होंने सभ्यता को कंट्रोल करने की बात करी। पश्चिमी समाज की तरह जापान को आगे बढ़ने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। इन्होंने कहा देखो, अपनी संस्कृति पे गर्व तो करो, लेकिन पश्चिम की तरह आगे भी बढ़ो। ऐसा ना हो कि पश्चिम के देश हमसे आगे आ जाएं और वो हमें एक दिन गुलाम बना लें। उन्होंने कहा जिस दिन हमारा देश सभ्य हो जाएगा, जिस दिन हम मानवता से एक हो जाएंगे, उस दिन हम सबसे आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जितने भी ये बुद्धिजीवी थे, जितने भी ये ज्ञानी लोग थे, ये विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान अर्जन करने के लिए बहुत ज़्यादा लिप्त थे। इनके विचारों में दृढ़ता थी, ये नए नए आइडिया लेकर आते थे, ये लॉजिकल चीज़ों पर चलते थे, और यही चीज़ आधुनिकता को बढ़ावा देती थी।
उनके विचारों में मनुष्य में समानता थी। फुकुजावा ने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था डिसएडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसमें उसने ये कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को मनुष्य के ऊपर नहीं बनाया और ना ही मनुष्य को मनुष्य के ऊपर रखा है, अर्थात सारे मनुष्य समान हैं, कोई कम नहीं और कोई ज़्यादा नहीं। तो हम ऐसा कैसे मान लें कि यूरोपीय देश ही आगे बढ़ने के लिए बने हैं, एशिया के देश नहीं। इस प्रकार के विचारों से लोगों के अंदर एक मोटिवेशन सी आई और फाइनली जापान आज आप देख रहे हो कहाँ पर है। अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हम ये पढ़ रहे हैं कि जापान के विकास में बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका है, जापान में नए नए विचार कैसे आ रहे हैं, तोकुगावा काल और मेजी काल में किस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान हुआ। आगे इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जापान में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुए, मंत्रिमंडल के क्षेत्र में सुधार हुए और रूढ़िवादी जो लोग थे इनके क्या तर्क थे, क्या ये चाहते थे कि जापान के मूल्य बने रहें और क्या था समाजवादी दृष्टिकोण। इन सभी चीज़ों की जो चर्चा है वो हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में करेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।